हाँ भाई। गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। आज हम प्रकाश के प्रकीर्णन में आगे पढ़ते हैं। हेडिंग डालो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन में पढ़ने से पहले हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था विबग्योर के बारे में। विबग्योर में वी था हमारे पास वॉयलेट, ठीक है। और उससे हमें यह पता चला था कि प्रकाश के प्रकीर्णन को किस प्रकार से व्याख्यायित करें। प्रकाश की तरंग किसी कण से टकराती है तो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। इस फैलाव को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा गया है। तुम टीन टांग करना बंद कर दो, आवाज आई जाएगी। तो ये हमारे पास जब प्रकाश किरण किसी अणु से टकराती है तो अणु से टकराने के बाद में इधर उधर फैल जाती है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। आप देखो कण से टकराती है, फैलने का लॉजिक कैसे पता चलेगा? तो इसका सिंपल नेचर तो ये है कि जैसे मान लो एक कमरा है जो पूर्णतः बंद सा है, लेकिन उसमें एक सुराख है जहां से प्रकाश की किरण अंदर आ रही है। तो आपको लगेगा वो कण भी है जो दिख रहे हैं, और फिर भी लेकिन उन कणों से टकराते हुए भी प्रकाश तरंग क्या करेगी? गमन करेगी। करती है कि नहीं करती है? यानी कि अलग अलग दिशाओं में फैलती हुई आगे गमन करती है कि नहीं करती है? तो पूरी प्रकाश किरण यहां से आगे तक जाएगी। इसी प्रकार यदि आप रोड पे जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं और थोड़ी बहुत धूल वगैरह है, शाम का टाइम है, तो फिर भी जब आपने जैसे ही हेडलाइट चालू की तो आपने देखा कि उस लाइट का फोकस बन रहा है और आपको ये दिख भी रहा है कि रेत के कण बहुत हैं, लेकिन फिर भी फोकस पूरा बन रहा है। गाड़ी चलाते समय एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि शाम के समय में जब गोधूली बेला होती है ना, उस समय गाड़ी विशेष रूप से धीरे चलानी चाहिए। इसके दो तीन कारण है। फिजिक्स के हिसाब से कारण है कि वो टाइम जीरो विजिबिलिटी की तरफ अग्रसर हो रहा है। जीरो विजिबिलिटी का मतलब होता है कि एक तो सूर्य गया और तो सूर्य की किरणें धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। और उस समय आपकी हेडलाइट की भी रोशनी काम कर नहीं रही है, वो रोशनी काम कर रही है, तो वो जीरो विजिबिलिटी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और ये तकरीबन जैसे अभी जाओगे तो 7 से 6:30 से 7:30 के बजे के बीच के टाइम ऐसा होता है। 8-9 बजे के बाद में भी आप बाइक चलाओगे इतना खतरा नहीं होता है, क्योंकि फिर आपकी हेडलाइट की रोशनी से ही पूरा दिखना है। सूरज की रोशनी तो गायब हो गई, तो अब तो हो गया, फोकस क्लियर हो गया। लेकिन जब चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन टाइम होता है जिसमें सूरज की किरणें धीरे धीरे कम होती है और हेडलाइट की किरणें धीरे धीरे तेजी से पकड़ती है, तो उसमें बीच के बिंदुओं को जीरो विजिबल की तरफ अग्रसर होना माना जाता है। तो उस समय थोड़ा धीरे दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं तो उसी समय होते हैं, ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उसी समय होते हैं, ज्यादा एक्सीडेंट। और रात को यदि कोई एक्सीडेंट होते हैं गाड़ियों से तो वो ज्यादा होते हैं कि यदि मान लो गाय आ गई, सांड आ गया जो काला था, सड़क पे बैठा था तो दिखा नहीं, सफेद तो फिर भी दिख जाता है। हाँ, तो काला सांड होता है ना कहीं। तो अमेरिकन से बहुत सारे घूम रहे हैं, अमेरिकन ही घूमते हैं ज्यादा। तो उस समय क्या है, एक्सीडेंट का खतरा क्या रहता है? थोड़ा ज्यादा रहता है।
गले में रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर बांधते होते हैं कई बार, बहुत बार है जिसमें एक तो उनके रिफ्लेक्टर होता नहीं है, होता है तो उनकी डायरेक्शन इस हिसाब से खड़े हैं वो रिफ्लेक्टर दिख नहीं रहा, ऐसा कई बार होता है, उसी समय एक्सीडेंट का कारण होता है। बाकी रिफ्लेक्टर दिखे तो सारे रोक ही दे देना भाई, वही तो नहीं दिखता है, सबसे बड़ा खतरा भी तो वही होता है। इसीलिए तो जो गाड़ियां रात को चलती है तो पीछे की लाइट ऑन रखनी पड़ती है, ताकि पीछे जो आ रहे हैं उसको पता चले आगे कोई जा रहा है? साइकिल में रेडियम होती है ना, रिफ्लेक्टर होता है, सब में रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर का तो इतना मामला है कि रात को ट्रैक्टर ले जाते हैं ना, वो भी नीचे पीछे रिफ्लेक्टर लगाते हैं। सब में लगाते हैं। रिफ्लेक्टर तो लगाना आपके बचाव का कार्य है। रिफ्लेक्टर एक क्या होता है, अदीप्त होता है, जब प्रकाश की किरण उसके ऊपर आके गिरेगी तो वो चमकेगा, खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा, वो तो एक अदीप्त है। तो रिफ्लेक्टर तो लगाना पड़ता है, चाहे गाड़ी में लगाओ चाहे बाइक में लगाओ, सब में ही रिफ्लेक्टर आवश्यक है। कौन सी? पता नहीं। चलो, तो प्रकाश का परिकिरण क्या होगा, प्रकाश की किरण किसी कण से टकराएगी तो अलग अलग रंगों का फैलाव होगा, इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण कहा गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कल एक बाकी रहा था कि हमारे पास प्रकाश की गति की खोज की थी रोमर नामक वैज्ञानिक ने। दो नाम मैंने लिखा ही नहीं थे, हाइजेनबर्ग तो लिखा है ना मैंने। प्रकाश की गति, इसकी खोज किसने की है, रोमर ने। और क्वांटम प्रभाव भी नहीं लिखाया था, क्वांटम प्रभाव दिया मैक्स प्लांक ने। क्वांटम प्रभाव किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने। आवाज नहीं भाई। छोटे कण से प्रकाश किरण टकराएगी तो कौन सा रंग ज्यादा दिखेगा, बैंगनी। और बड़े कण से टकराने पर कौन सा दिखेगा, लाल। छोटे कण से टकराने पर बैंगनी रंग दिखता है आसानी से, बड़े कण से टकराने पर लाल रंग है जो आसानी से दिखता है। मतलब लाल रंग उत्सर्जित होता है, दिखता है क्या, लाल रंग उत्सर्जित होता है। बड़े कणों में किसका उत्सर्जन होता है, लाल रंग का। और छोटे कणों में किसका उत्सर्जन होता है, बैंगनी रंग का। ये दो नाम ध्यान से लिख लेना भाई, प्रकाश की गति रोमर ने और क्वांटम प्रभाव जो मैक्स प्लांक ने दिया था। बाकी तो हमने देख लिया था, कणिका सिद्धांत है जो न्यूटन ने दिया था, प्रोटॉन प्रवाह आइंस्टीन ने दिया था, तरंगीय अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। लिख लिया।
लिखो बंद कमरे के अंदर एक छिद्र से प्रकाश यदि बंद कमरे के अंदर एक छिद्र से प्रकाश यदि एक छिद्र से प्रकाश यदि कमरे में आता है तो तरंगों का संचरण परकिरण के कारण होता है। तरंगों का संचरण परकिरण के कारण होता है। अगला पॉइंट लिखो ऐसा ही परकिरण का प्रभाव ऐसा ही परकिरण का प्रभाव उड़ती धूल के समय उड़ती धूल के समय गाड़ी के हेडलाइट द्वारा प्रकाश गाड़ी के हेडलाइट के प्रकाश से उड़ती धूल के गाड़ी के हेडलाइट के प्रकाश से तरंगों का संचरण होता है। तरंगों का संचरण होता है। उन दोनों ही केस है जो दोनों ही केसों में हमें दिखता है कि हमारे पास तरंगें संचरित हो रही है और एक से दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए प्रकाश दिखता है ना, तो ये हमारे पास परकिरण की घटना को बताती है। यदि प्रकाश हमारे पास बहुत ज्यादा छोटे कणों से टकराती है तो बैंगनी रंग ज्यादा दिखेगा, ज्यादा बड़े रंग से टकराएगी तो कौन सा रंग ज्यादा दिखेगा? लाल। और इसी हिसाब से बहुत ज्यादा छोटे से थोड़ा सा बड़ा आएगा तो कौन सा रंग दिखेगा? आसमानी। तो हमारे पास कण के आधार पर रंग का परिवर्तन हो रहा है। कण के आधार पर क्या हो रहा है? रंग का परिवर्तन। हमारे पास रंग जो है वो अलग अलग है। कौन से नाम थे हमारे पास? विबग्योर। विबग्योर देखे ना हमने, बाकी तो इसके सारे गुण लिख लिए थे। विबग्योर में वी जो है वोइलेट है, और वोइलेट के बारे में यानी बैंगनी, वोइलेट यानी बैंगनी, बैंगनी रंग के बारे का इसका परकिरण क्या था भाई? सबसे कम। कल लिखा ना, परकिरण सॉरी तरंग दैर्ध्य कम, परकिरण सबसे अधिक है। परकिरण सबसे अधिक, तरंग दैर्ध्य सबसे कम। तरंग दैर्ध्य कितना था? 3800। तरंग दैर्ध्य सबसे कम था, परकिरण हमारे पास क्या था भाई? सबसे ज्यादा था। हेलो 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 हेलो, इधर इधर, क्या हुआ? इधर दो, बैठो, जाओ। रजान बैठना है, ऐसे एग्जाम देखा था। ये ले, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया एग्जाम देना, शानदार। ठीक है, ये आर यानी रेड लाल है। और आवाज मत करो भाई। परकिरण सबसे कम,
तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, प्रकीर्णन सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, इसका होता है लाल रंग। ये भी आपको एक सवाल पूछा जाता है। अब एग्जाम्पल लिखो, मैं बोलता हूं, उतार लो। SSCGD के एग्जाम आज ही है ना? आज से चालू है। हो गया? चलो भाई, अब एग्जाम्पल लिखो। आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। लिखो, उदाहरण लिखो भाई, आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा लिखो, समुद्र के रंग का नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना। समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना। और अगला लिखो, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का गहरा लाल, ब्रैकेट में लिखो लालिमा, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का गहरा लाल, ब्रैकेट में लिखो लालिमा, तो गहरा लाल दिखाई देना। गहरा लाल को इंग्लिश में बोला जाता है रेडिश कलर। क्या रेडिश कलर होता है ये, गहरा लाल जो रेडिश कलर दिखाई देना। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य गहरा लाल दिखाई देता ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। आप बताइए, साबुन के झाग का रंगीन दिखाई देना प्रकीर्णन है कि नहीं है? है नहीं? साबुन के झाग का रंगीन दिखाई देना प्रकीर्णन नहीं है। तो फर्श पर केरोसिन गिराया, उसका रंगीन दिखाई देना, उसका पता नहीं है। इसका मतलब ये चीजें आपने रटी है, रटे नहीं, ध्यान रखें। एक लॉजिक है,
परकिरण वहीं आएगा जहां रंग का नाम आया है। जब मैं रंगीन बोल रहा हूं तो रंग का तो नाम आया ही नहीं कोई। मैंने कहा साबुन के जाग रंगीन दिखाई देना, तो ये इसमें कोई पर्टिकुलर रंग बोला, लाल पीला नीला बोला नहीं। केरोसिन जो फर्श पर गिरा रंगीन दिखाई देता है, तो रंग का नाम है कोई नहीं। जब रंग का नाम नहीं है तो वो रंगीन है। रंगीन है व्यतिकरण का। रंगीन सारे किसके होते हैं? व्यतिकरण। लेकिन जब रंग का नाम आ गया, लाल पीला नीला हरा, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा है? परकिरण। तो इसका मतलब कौन सा दिखाई देगा? परकिरण। यदि आपके पास जब भी कोई रंग का नाम आए तो वो सब कौन सी घटना है? परकिरण। ठीक है। हाँ, सूर्य। एक मिनट। अरे भाई रुको, अरे चमचों रुको। हाँ, तो जो जो बोलेगा वो चमचा ही होगा। अब मैं ऐसे ऐसे शब्द बोलूंगा, आप बोल नहीं पाएंगे फिर। हाँ, अब खड़ा हो, आराम से पूछो सवाल, समझ में आना चाहिए। हाँ, ये हम आगे बैठ जाओ। ये इसका कारण होता है कि हम जब आगे पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, तो इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। मानव नेत्र में क्या हमारे पास कोशिकाएं होती है, जो दो प्रकार की होती है। तो उन कोशिकाओं के माध्यम से प्रकाश की तीव्रता कम ज्यादा होती है। तो जब हम धूप में हैं तो हमारे पास मोबाइल का वो मोड ऑन है जिसमें हमारे पास कम तीव्रता पर भी चीजें साफ क्लियर दिखाई देती है। लेकिन जैसे हम छाया में चले जाते हैं तो प्रकाश में, जैसे अपने मोबाइल में मोड चेंज होता था ना, ऑटो ब्राइटनेस में करते हो तो हम ऑटो ब्राइटनेस पर ऑलरेडी रहते हैं एनी टाइम। तो जैसे हम जाते हैं तो तुरंत हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो कोशिकाएं तुरंत रिएक्ट नहीं करती है। थोड़ी देर में वो कोशिकाएं रिएक्ट करने लग जाती है। तो उसमें हमारे पास क्षण कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं, दो प्रकार कोशिकाएं होती है। एक रंग के बारे में बताती है और एक तीव्रता को निर्धारित करती है। ये दोनों कार्य करती है। इस कारण ये कोशिकाओं का होता है। ठीक है। जो हमारे पास जैसे आप धूप से अंदर गए तो आपको तुरंत वस्तु दिखाई नहीं दी, क्योंकि पहले जो धुरण हो रहा था वो लंबु ज्यादा हो रहा था, अब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वो कोशिकाओं का प्रभाव पड़ेगा। है? नेत्र में आते हैं कोशिका आती है, तो कोशिका का प्रभाव हो। तो मोबाइल है ना आपके पास, तो मोबाइल में वो ब्राइटनेस ऑटो करो। जैसे आप धूप में देखोगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, जैसे आप छाया में आओगे ब्राइटनेस घट जाएगी। तो जिसके कारण तो वो चीजें वस्तु दिखाई देती है, वो कारण यही है। ये लिख लिया। अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देगा? तो लिखो नोट डाल के, चंद्रमा से, नोट डाल के लिखो, चंद्रमा से व अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है। आकाश काला दिखाई देता है। ब्रैकेट में लिख दो वायुमंडल की अनुपस्थिति। वायुमंडल की अनुपस्थिति। एक पॉइंट में नोट और डाल के, नोट में एक पॉइंट और लिखो। परकिरण की व्याख्या, परकिरण की व्याख्या सीवी रमन द्वारा की गई। सीवी रमन द्वारा। सीवी रमन ने तो देखा आकाश नहीं, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। तो परकिरण व्याख्या सीवी रमन द्वारा की गई। हो गया भाई। अब हमारे पास परावर्तन के बारे में किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं सर, परकिरण, परकिरण के बारे में कोई सवाल है तो पूछ लो।
नहीं है, है? सूर्य दिन में सफेद दिखता है, वो रंगों के कारण है। जब रंगों के सभी रंगों का समूह हो जाता है एक साथ, हमें कैसे रंग दिखाई देता है? सफेद। वो रंगों के कारण है, क्योंकि इसमें सभी में हमारे पास लेना देना सारा कणों का है। इसीलिए अब देखो कि लाल रंग के सिग्नल ही काम में क्यों लेते हैं? तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए सिग्नल हमारे पास कौन से होते हैं भाई? लाल रंग है। कौन से रंग बनाते हैं? लाल रंग है। स्टॉप का सिग्नल, रुकने का संकेत लाल रंग इसलिए बनाते हैं क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है तो ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। आप बताइए प्रकीर्ण ज्यादा बैंगनी का है तो आप बताइए फिर आकाश नीला क्यों दिखाई देता, बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता? प्रकीर्ण का मतलब तो फैलाव है। यदि जब फैलाव ज्यादा बैंगनी का है तो बैंगनी दिख क्यों नहीं रहा है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये सारा खेल शुरू में कॉन्सेप्ट लिखा था कणों का है, कणों के आकार पर निर्भर करेगा। और हमारे पास वायुमंडल के कण के आकार हैं जो बहुत ज्यादा छोटे ना, उनसे थोड़े से तुलनात्मक बड़े हैं। यदि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो रंग कैसा दिखता है? बैंगनी। बड़े होते हैं तो रंग कैसा दिखता है? लाल। तो बड़े बहुत ज्यादा छोटे से हल्के से बड़े हैं, वो वायुमंडल में कण है, इसलिए आकाश कैसा दिखता है? नीला। ये कणों के आकार पर डिपेंड हुआ। किस पर डिपेंड हुआ? नहीं तो आपका सवाल तो ये होना चाहिए भाई, जब इतना ज्यादा सबसे ज्यादा फैल बैंगनी रंग रहा है तो आकाश तो बैंगनी दिखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमने कणों के आकार के बारे में बात कर ली थी कि कणों के आकार पर निर्भर करेगा कि कौन सा रंग का प्रकीर्ण होगा, कणों के आकार पर। ठीक है। पत्तियों का हरा दिखाई देना, हाँ हरी पत्ती पर टॉर्च से प्रकाश डालते लाल दिखाई देता है। किसको दिखता है? पहले तो वो हाथ खड़े करो वो सब लड़के जिसको पत्ती पर, हरी पत्ती पर टॉर्च डालने से लाल दिखता है, हाथ खड़े करो। अरे भाई लाल किसको दिख रहा? किसी को नहीं दिख रहा, केवल आप अकेले बचे हैं। तुम हो गए हो पागल, हो जाओगे। इनका सवाल ठीक है लेकिन ये क्या है कि जो पूछना चाहते भूल गए बीच में रास्ते में। मैं समझ गया सवाल, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, चिंता क्यों करो। ऐसा है कि पहली बात तो कि पत्ती हरी है तो हरी दिखाई देगी जब हम दिन में देखेंगे, तो इसका मतलब हरे रंग का क्या हो रहा है? प्रकीर्णन हो रहा है। हरे रंग का क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। तो तरंग दैर्ध्य उसके वही है जो हरे रंग के कारण होता है, तो हरा दिन में हरा ही दिखता है। बात तो रात की आई क्योंकि टॉर्च डालनी है। अब देखो एक बात ध्यान रखें हमेशा कि दीवार है सफेद कलर की, लिखना कहीं नहीं है, समझ लेना। दीवार है सफेद कलर की, आपने लाल लाइट डाली, रात का टाइम है तो क्या दिखेगा? लाल। हरी लाइट डालो तो मैं मुर्गा बना के पीटूंगा, तेरे चक्कर में पूरा समझा रहा हूं भाई, ये तो गलत बात है ना। तेरे कारण मैं पूरा समझा रहा हूं, तू फिर बातें कर रहा है तो फिर मैं समझा क्यों रहा हूं? तेरे तो डाउट था ना, हाँ तो सुन ना फिर। यदि दीवार हमारे पास सफेद है, लाल लाइट डालोगे तो क्या दिखेगा? लाल। हरी लाइट डालोगे तो हरा, पीली लाइट डालोगे तो पीला, और यदि बैंगनी लाइट डालोगे तो बैंगनी दिखेगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, क्योंकि दीवार का कलर कौन सा है? सफेद। अब मेरे पास टॉर्च है जो प्रकाश की तरंगें भेज रही है सफेद। कैसी भेज रही है? सफेद। तो लाल दीवार है तो कैसे दिखेगी? लाल। भाई टॉर्च तो सफेद रोशनी दे रही है जो मैंने अब हाथ में ली है। और यदि मान लो हरी दीवार है तो कैसे दिखेगी? हरी। पीली दीवार है तो कैसे दिखेगी? पीली। नीली दीवार है तो नीली। अब यदि मेरे पास टॉर्च है जो सफेद प्रकाश दे रही है और मैंने पेड़ के ऊपर डाला तो मुझे पता कैसा दिखेगा? हरा, क्योंकि हरी सतह के ऊपर सफेद लाइट डाला तो क्या दिखा? हरा। बात यहां तक कोई लफड़ा है ही नहीं, लफड़ा अब स्टार्ट होगा।
कि यदि मान लो दीवार है लाल रंग की, आपने लाइट डाली है हरे रंग की, तो कैसा दिखेगा? काला। दीवार है नीले रंग की, लाइट डाली लाल रंग की, कोई सी भी रंग की, तो कैसा दिखेगा? काला। तो अलग अलग रंगों का मिश्रण होगा तो कौन सा रंग दिखेगा? काला। ये है सवाल। ठीक है, यदि मेरे पास टॉर्च सफेद है तो जो रंग है वही दिखेगा। दीवार सफेद है तो जो टॉर्च रंग उत्सर्जित कर रहा है वही दिखेगा। और यदि मान लो सफेद रंग मेरे पास नहीं तो दीवार का है नहीं टॉर्च का है, और अब कोई सा भी दो रंग मिले, एक सतह के दूसरे सतह पर डालोगे तो क्या दिखेगा? काला सदैव। इसलिए यदि लाल टॉर्च है और आपने हरे पत्ते पे डाला है तो कैसा दिखेगा? काला। और जो आपको यदि टॉर्च की रोशनी से आपको जो काला दिखा, पेड़ के पत्ते काले दिखे, तो इसका मतलब जो टॉर्च से रोशनी है वो सफेद नहीं है, वो पीलापन युक्त है, क्योंकि कोई दूसरा रंग का मिश्रण आएगा तभी काला दिखाई देगा। एकदम शुद्ध रूप से यदि सफेद है और वहां पर पूरी प्रकाश की किरणें जा रही है तो हरा पत्ता हरा ही दिखाई देगा। ये इसका लॉजिक होता है। क्लियर? तो वो टॉर्च की रोशनी के कलर का फर्क होता है। सामान्यतः गांव में लेते हैं वो पीली प्रकार की होती है, पूर्णतः सफेद नहीं होती है, पूर्ण सफेद नहीं होती। किसान टॉर्च पूर्णतः सफेद नहीं होती है। एक किसी का डाउट था, किसका था? हाथ खड़ा करना। हाँ पूछ, खड़ो। अरे तुम बाकी बात मत करो, डाउट जेन्युइन है, पूछ लो, उत्तर दे दूंगा ना। इनका सवाल था तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। अब आपके भी किसी का कंफ्यूजन रहेगा नहीं, जेन्युइन सवाल तो भले ही पूछो ना। हाँ हाँ, ये मैंने आपको इसलिए, क्योंकि जब टॉर्च में कण इसलिए दिखाई देते हैं, हमारे पास उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है। टॉर्च में प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? ज्यादा। प्रकाश ज्यादा नहीं कह रहा, ल्यूमेन ज्यादा नहीं, तीव्रता ज्यादा। तीव्रता कब होती है? कि इकाई कोण पर उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की मात्रा। इसलिए मैंने कहा था जब अब कमरा हमारे पास पूरा बंद है और एक छोटे से सुराग से प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसका मतलब इतने से सुराग से प्रकाश किरण आ रही है, तो तीव्रता क्या है? ज्यादा। और तीव्रता ज्यादा, जब कोण जितना छोटा होता तीव्रता उतनी क्या होती है? ज्यादा। तीव्रता ज्यादा होता तो रेत के कण हमें दिखते हैं। और यदि आपने पूरा बल्ब ऑन किया, ल्यूमेन तो उसका ज्यादा है लेकिन उसकी तीव्रता क्या है? कम। प्रति कई ठोस कोण पे जा नहीं रहा प्रकाश, प्रकाश सभी दिशाओं में फैल रहा है, तो उस बल्ब से ज्यादा दूर तक थोड़ी जाएगा प्रकाश, जबकि टॉर्च से कहां जाएगा? दूर तक। तो ये तीव्रता का फर्क है। कौन सी? हाँ, रोशनदान में दिखाई देता है ना। रोशनदान में आपको तभी दिखता है जब आपके पास कोण की कई क्या होगी? छोटी। मैंने आपको ये तो उदाहरण लिखा ना प्रकीर्णन में। यदि मान लो पूरा कमरा खुला है तो बताओ उसमें दिखेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास एरिया क्या हो गया? ज्यादा। जब हमारे पास एरिया कम होता है तो तीव्रता क्या हो गई? ज्यादा। तो उस समय दिखाई देती है। और कोई सवाल? एक मिनट, मोबाइल की स्क्रीन। हाँ, सवाल नहीं क्या? हाँ बैठ जाओ, मैं बता देता हूँ। जितने भी हैं दुनिया में प्राकृतिक रूप से तीन प्रकार के हमारे पास कलर होते हैं, जिसे प्राथमिक रंग कहा गया। वो है हमारे पास RGB, रेड ग्रीन ब्लू। और इन्हीं से मिलके हम आगे बाकी के रंग बनाते हैं। पीला है तो भी इनसे मिला के बनाएंगे, मेजेंडा है तो भी मिला के बनाएंगे, सियान भी मिला के बनाएंगे, सफेद भी मिला के बनाएंगे। प्राथमिक रंग हमारे पास तीन ही है। टीवी में, मोबाइल में, इनमें तीन ही रंग, ये प्राथमिक रंग काम करते हैं। लेकिन यदि आप अखबार देखते हैं तो अखबार तो प्रिंट होके आया, होल्डिंग कोई प्रिंट होके लगा है, तो अखबार के नीचे 4 डॉट बने होते हैं। 3 डॉट नहीं होते, 4 डॉट होते हैं, क्योंकि हमारे पास वो द्वितीयक रंग से छपता है। प्रिंटिंग कार्य सारे कौन से रंग से होता है? द्वितीयक रंग से। द्वितीयक रंग में हमारे पास पीला, मेजेंडा, सियान और ब्लैक, ये 4 प्रकार के कलर आते हैं। तो डॉट वहां पर 4 दिखेंगे। तो प्रिंटिंग कार्य कौन से रंग से होगा? द्वितीयक से। और हमारे पास प्राथमिक रंग से क्या होगा? स्क्रीन। जो ओरिजिनल कलर हमारे पास कितने? 3।
टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, स्क्रीन है तो कितने कलर पे है? 3। जब प्रिंटिंग कार्य होगा तो CMY के काम लेते हैं। C सियान, M मैजेंडा, Y येलो, K ब्लैक होता है। तो वहां ये 4 कलर काम में लिए जाते हैं। और जबकि प्राथमिक रंग रूप से रंग कितने होते हैं हमारे पास? टोटल 3। इन रंगों की कम ज्यादा मात्राओं के कारण बाकी के रंग क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। क्लियर? और कोई सवाल? तू भी खड़ा हो जाए ना, आराम से पूछ रहे हैं। हाँ, बैठ जाओ। इनका भी सवाल ठीक है कि देखो कि सर ऐसा मामला है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण भेद रही है कि नहीं भेद रही है। इसने अपने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन की, फिर ये अंगूठा लगाया तो अंगूठा इसको आर पार लाइट आती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे जितना घनत्व कम होता है कणों का संचरण उतना ही क्या हो रहा है? ज्यादा। तो आप यदि इसके ऊपर हल्का सा कागज लगाओगे तो आपको दिखेगा लाइट ऑन है। तुम कागज को गत्ता लगाओ तो लाइट का दिखने का चांसेस कम है, और गत्ते को डबल करोगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। इसका मतलब फर्क किसका बड़ा? घनत्व का ना, यानी मोटाई क्या होगी? ज्यादा। और इसमें भी आपने हाथ लगाए तो आपको दिखा, आप यहाँ का भाग लगाएंगे तो फिर दिखने का चांसेस क्या हो जाएगा? कम। तो ये हमारे पास मास और बाकी सारे सेल अणु आते हैं, तो इन सब का घनत्व का प्रभाव होता है कि नहीं होता है? शरीर में घनत्व का प्रभाव होता ही है। गांव में किसी लड़के को नहीं कहते ये तो फुला हुआ है, इसमें तो वजन भी नहीं है, ऐसा कहते हैं ना किसी के बारे में। और किसी कोई उतना ही शरीर है लेकिन उसका वजन ज्यादा है कि ये है ना स्ट्रांग बॉडी है। तो वो फर्क है। तो फर्क किसका? घनत्व का। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। इसको ये तुझे मारने लगेगा ना तो पास दूर से भूल जाएगा। और कोई सवाल है किसी का? ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलो, हमने देखा था प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो बताइए भाई, प्रकाश का परावर्तन में हमारे पास दो चीजें हैं। पहली बात है कि किसी भी तल से प्रकाश की किरण टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने को क्या कहा गया? प्रकाश का परावर्तन। इसे प्रकाश का परावर्तन कहा गया। जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकरा कर उसी माध्यम वापस लौटती है उसे प्रकाश का परावर्तन। उसी माध्यम में वापस लौटने उसी माध्यम वापस गमन करना। यानी कि हमारे पास ये हमारे पास एक तल है, ये हमारे पास क्या भाई? तल। ठीक है,
ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई? अभिलंब। और तीसरा मामला है प्रकाश की किरण थीटा आई कोण से आई, थीटा आर कोण से वापस परावर्तित हुई। किस कोण से आई भाई? थीटा आई कोण से आई और थीटा आर कोण आपस में क्या हुई? परावर्तित। अब यहां पर जो ये किरण आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं। और किरण जो जा रही है वापस उसे कहते हैं परावर्तित। तो यहाँ पर दो नियम कार्य करते हैं। पहला तो यह है अभिलंब आपतित किरण व परावर्तित किरण तीनों तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अभिलंब आपतित किरण व परावर्तित किरण तीनों तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों एक ही तल पे मिलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या बात है भाई? दूसरा ये बात है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण भी क्या होगा? बराबर। यानी एंगल थीटा आई बराबर एंगल थीटा आर। ऊबड़ खाबड़ की बात ही नहीं की अभी हमने। अभी जो चल रहा है अभी तक तो नियम ही चल रहा है। अभी हम आगे बताएंगे ना उसके बारे में, चिंता क्यों करो तुम। उबड़ खाबड़ होगी तो कहीं पर तो क्या होगा कि परावर्तन कोण कम होगा और कहीं परावर्तन कोण क्या होगा? ज्यादा। उसे हम कहते हैं अनियमित सतह नाम कहते हैं। लिख लिया भाई?
लिख लिया भाई। इंग्लिश में बताऊं? इंसिडेंट जो वेव या इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्शन रे, आपतित जो इंसिडेंट हो रही है, ये परावर्तित मतलब जो रिफ्लेक्ट हो रही है। बता दो एक बार क्या अब्दुल, लिख, मैंने बोल दिया ना। अब याद आ गया? अब लिख ले। कोई बात नहीं। अब देखो कि परावर्तक सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह का गुण है ना, ये एल्बिडो कहलाता है। परावर्तक सतह के गुण को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो। तो इसकी परावर्तन क्षमता किसके द्वारा तय होती है? एल्बिडो के द्वारा तय होती है। तो एल्बिडो के बारे में इतना है कि बर्फीले क्षेत्र में अधिक होता है। बर्फीले क्षेत्र में परावर्तन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और वन्य क्षेत्र में एल्बिडो का मान क्या होगा? कम। बर्फीले क्षेत्र में एल्बिडो का मान क्या होता है? अधिक। और वन्य क्षेत्र में एल्बिडो का मान क्या होता है? कम। पूछे कि यदि मान लो हमारे पास पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा एल्बिडो का मान कहाँ होता है? बर्फीले क्षेत्र में, क्योंकि बर्फ में परावर्तन का गुण क्या होता है? ज्यादा। और वन्य क्षेत्र में परावर्तन का गुण क्या होता है? बहुत ही कम। जो आता है उसको अवशोषण कर लेते हैं, परावर्तन के गुण क्या होते हैं? कम। तो ये कहलाता है हमारे पास एल्बिडो। एक इनका जो सवाल था, ऐसे यदि मान लो ये नियमित सतह है तब तो मामला में कोई दिक्कत है ही नहीं। और नियमित सतह का तो हमने आपको पूरे लॉजिक भी बता ही दिए थे कि हमारे पास यदि ऐसे प्रकाश किरण आएगी तो इस दिशा में गई, यदि यहां से प्रकाश किरण आई ये तो इस प्रकार आएगी तो ये जाएगी। ये हमारे पास सारी कौन सी किरण होगी? समांतर आएगी। तो आगे जाएगी भी कैसे? समांतर ही जाएगी ना। तो ये हमारे पास है। लेकिन बात है यदि मान लो सतह अनियमित है, अब ये हमारे पास क्या कहलाती है? अनियमित सतह। ठीक है। अनियमित सतह हमारे पास क्या होती है कि जब प्रकाश किरण यहां आके टकराई तो इस दिशा में चली गई, और यही प्रकाश किरण इसके समांतर यहां आके टकराई तो ये इस दिशा में जा रही है। तो ये बताओ हमारे पास आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर हुआ क्या? नहीं। लेकिन यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये बिंदु आएगा ना तो अभिलंब यहां होगा। आपतन और परावर्तन तो क्या होगा? बराबर। अभिलंब हर बार क्या हो रहा? चेंज। क्योंकि अभिलंब तो सतह के लंब होना चाहिए। अब मुझे बताओ इस सतह का लंब क्या बनेगा? यही बना कि नहीं बना? तो अब तो ये दोनों कोण क्या हुए? बराबर। और इस सतह का लंब क्या बनेगा? ये अभिलंब का मतलब है सतह के लंबवत। तो लेकिन प्रकाश की तरंगें जो आपतित समांतर हैं तो परावर्तित समांतर नहीं होगी। बाकी परावर्तन का नियम तो कार्य करता ही है। क्लियर करो। देखो कि अब जो हम कल पढ़ेंगे उसके बारे में पहले मैं बता दूं एक छोटी सी बात। आपको फिर लगेगा कि ये छोड़ दिया, ये पढ़ा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले कल मैं परावर्तन का भी बेसिक, मैंने परावर्तन इतना ही पढ़ाना है। कल मैं पहले पढ़ाऊंगा अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। ये सब कुछ एक एक नाम है जिनके अंतर्गत छोटी छोटा कॉन्सेप्ट है सब में। ये पढ़ाने के बाद में वापस आऊंगा परावर्तन पढ़ाना, और मैं फिर पूरा दर्पण पढ़ूंगा। मैं दर्पण को एक अलग चैप्टर के हिसाब से पढ़ूंगा, लेकिन इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि वैसे तो दर्पण खुद परावर्तन के अंदर है, तो मैं अभी दर्पण नहीं पढ़ूंगा। दर्पण पढ़ूंगा तो विवर्तन व्यतिकरण बाद में कहीं कोने में पड़ जाएंगे। तो पहले मुझे जो प्रकाश के गुण है ना,
परावर्तन होता है क्या, अपवर्तन होता है क्या, व्यतिकरण होता है क्या, विवर्तन होता है क्या, ध्रुवण होता है क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। इन सब के बारे में देख लिया, ये कल की क्लास में हो जाएगा पूरा। उसके बाद में वापस आएंगे जिसमें हम प्रकाश के किसको देखेंगे, परावर्तन को। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या आता है, दर्पण। दर्पण, दर्पण को पूरा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लेंस को। लेंस पूरा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण को। भाई बड़ा चैप्टर ऐसा नहीं बीच बीच में आप गोचे करते रहे कि ये रह गया ये रह गया, जैसे अब ना कि भाई टॉर्च डाली क्या डाली, वर्ण विक्षेपण में जाके आएगा। और उन्होंने पूछा रंगों का क्रम क्या है, तो ये सब किस में आता है, वर्ण विक्षेपण में, इंद्रधनुष वगैरह। तो फिर हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में पूरा। वर्ण विक्षेपण पूरा पढ़ने के बाद में हम लास्ट में पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा। तो मैंने आपको ये बता दी रूपरेखा है कि चैप्टर चलेगा कैसा है। ऐसा नहीं है बीच में दर्पण रह गया, लेंस रह गया, वो रह गया, ये रह गया। चैप्टर काफी बड़ा है। क्या हुआ, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रूपरेखा क्या रहेगी, क्लास किस प्रकार चलेगी। ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो आपको क्या है कि छोटी छोटी चीजें याद आती रहती है, तो वो याद आती रहती है तो टाइम इधर उधर कर देगी ना। तो इसलिए पहले प्रकाश के गुण देख लेंगे।